नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक विशेष भेंट वार्ता लेकर के आए हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी प्रोग्राम की या किसी आयोजन की, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी भूमिका जो होती है, वो होती है एक संचालक की, यानी कि एक एंकर की। वो एंकर ही पूरे कार्यक्रम को शुरू से लेकर लास्ट तक एक पूरी कड़ी में बांध के रखता है। लोगों को भी जोड़ के रखता है, मंच को भी जोड़ के रखता है, पूरे आयोजन को जोड़ के रखता है। और उसके बाद उस कार्यक्रम की सफलता का पूरा जिम्मा भी उस संचालक का होता है, ताकि लोग जो है वो उस कार्यक्रम में कहीं बोर ना हो और उस कार्यक्रम की जो उपयोगिता है वो भी बनी रहे। जैसा जैसा कार्यक्रम होगा वैसा वैसा संचालन होगा। संचालन की ये भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये हम कई कार्यक्रमों में समझ सकते हैं। और अगर बांसवाड़ा का कोई बेटा ऐसा ही संचालन करते हुए देश और दुनिया में अपना नाम कमाने लगे, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो आज हम बांसवाड़ा से एक ऐसे ही युवा साथी को आपके लिए लेकर के आए हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके इस सफर के बारे में और कैसे उन्होंने मंचों की शुरुआत की, कैसे उन्होंने इस चीज को सीखा और आज वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से और उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ हैं धनराज राजौरा, बांसवाड़ा का बेटा, जो लंबे समय से एंकरिंग में अपना करियर बना रहा है और आज एक स्थापित एंकर के रूप में हमारे बीच में है। कई बड़े बड़े कार्यक्रम इन्होंने जो है वो संचालित किए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके इस सफर के बारे में। तो धनराज जी, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका यू सो मच बीबीसी सर। थैंक राजस्थान यू में। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका। तो धनराज जी, आप बांसवाड़ा के ही रहने वाले हैं जी हाँ। और बांसवाड़ा से बहुत कम लोग जो हैं वो वैसे तो संचालन काफी लोग करते हैं, जी। लेकिन ऐसे बड़े कार्यक्रमों में और हर तरह के कार्यक्रमों में संचालन करना और इस तरह से अपनी एक पहचान बनाना कितना मुश्किल रहा, कैसे सफर की शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जब अपने सफर की बात करता है तो आई थिंक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं होगी। और तकलीफें ही आपको एक अलग लेवल पे ले जाती है, एक आपको श्रेष्ठ, एक सामान्य से श्रेष्ठ व्यक्ति के श्रेणियों में आपको डाल देती है। और अगर मैं अपनी सफर की बात करूँ तो मैं मूलतः उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पर डैडी का एक लॉन्ड्री बिजनेस है, अंबिका लॉन्ड्री के नाम से। पैलेस रोड पे। जी। जानते हैं हम। और वो मेरे इस काम को लेके पहले उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था। वो सोचते थे कि शायद एक सरकारी नौकरी वाला ही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। आजकल के पेरेंट्स की यही सारी सोच है। तो मुझे एक तो उन्हें प्रूव करना था, क्योंकि दुनिया को प्रूव करूँ ना करूँ बट मुझे उन्हें प्रूव करना बहुत जरूरी था। सही बात। और दूसरा, जब एक एक बेटे के लिए गौरवान्वित पल होता है जब उसके पिता के चार लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि आपका बेटा वहां ये कार्यक्रम कर रहा था, 5,000 की भीड़ में आपके बेटे ने संचालन किया, हम्म। इस व्यक्ति से मिला, इस व्यक्ति से मिला, इस सेलिब्रिटी से मिला, तब कहीं ना कहीं वो मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे बट उन्हें बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है इस चीज की। तो बांसवाड़ा में आपका घर है, पैलेस रोड। जी हाँ। ठीक है। वहाँ पे आपके पिताजी का बिजनेस रहा, एब्सोल्युटली। बचपन कैसा रहा आपका, स्कूलिंग कहाँ हुई और ये एंकरिंग के पेशन में, एंकरिंग के पेशे में कैसे आए? मेरा बचपन वैसे देखा जाए तो मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। दो मेरी बहनें हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक अकेला जो बेटा रहता है उसके लिए बहुत सारी स्वतंत्रता रहती है, फ्रीडम रहती है कि भाई अकेला है तो उसको सब छूट मिलेगी। बट मेरे केस में सब कुछ उल्टा था। क्योंकि जितनी प्रिविलेज, जितना प्यार, जितना जो स्पेस मेरी सिस्टर को मिला शायद मुझे इतना तो नहीं मिल पाया। और मैं बचपन से बहुत ज्यादा शरारती भी रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि शरारत बचपन से लेके अगर 55 तक चली जाए हम्म। तो वो इंसान अपनी जिंदगी में लंबे समय तक खुश रह सकता है। सही बात। और मेरा जो स्कूलिंग की बात करूँ तो स्कूलिंग मेरा स्टार्ट में विद्या भारती से हुआ। और उसके बाद मैंने न्यू लुक में गया। न्यू लुक में गया, न्यू लुक में कुछ चीजें सीखी कि भाई, पर न्यू लुक में भी मुझे एक चीज कमी लग रही थी, वो थी मेरे अंदर, शायद मैं अपने मूल जड़ों को छोड़ पा रहा था, नहीं नहीं वो नहीं कर पा रहा था। तो वहां मुझे लगा कि वापस से मुझे स्विच करना चाहिए विद्या भारती में। तो मैं विद्या हम्म। निकेतन गया। 10th तक मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई। उसके बाद नूतन, जो ऐतिहासिक स्कूल मानते हम्म। हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी छठे हुए और जितने भी प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, वो वहीं से निकले हुए ज्यादातर। हम्म। सो ये तो मेरा स्कूलिंग था।
ग्रेजुएशन की बात करूँ तो आर्मी स्कूल भोपाल, अच्छा। आरडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने अपना बीएससी नर्सिंग किया। अच्छा। पिताजी की इच्छा थी कि वो मुझे एज अ डॉक्टर देखना चाहते थे, बट हम्म। मैंने उनको पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मेरी क्षमता नहीं है, और अगर क्षमता के विपरीत अगर आप करेंगे तो शायद मैं बन जाऊंगा पर इतना अच्छा नहीं बन सही बात। पाऊंगा। तब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, और बीएससी नर्सिंग में मेरा सफ़र भोपाल में 4 साल सफ़र शुरू हुआ 2006 से 2010 के बीच में। वहाँ मुझे मेरी ज़िंदगी की मैं हमेशा हर एक, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आपकी कितनी माँ है, तो मैं हमेशा हम्म। लोगों को बताता हूँ मेरी 3 माँ हैं। हम्म। तो हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि 3 माँओं के बेटे कैसे हो आप। तो कहता हूँ एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, एक वो मेरी भारत माँ जिसके लिए मैं अपने जान दे सकता हूँ, और एक मेरी वो माँ जिसने ग्रेजुएशन के टाइम में, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्चना सेल्वियन नाम था मैम का, उन्होंने मुझे ये बताया कि धनराज तुम कर सकते हो बहुत कुछ, बस तुम्हें करना है। तो आज भी उन तीनों की फोटोज मैं अपने पर्स में रखता हूँ, अच्छा। और जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि आज भी उन तीनों का आशीर्वाद मुझे मिल पहली एंकरिंग कहाँ की थी? रहा है। पहली एंकरिंग से पहले मैं कुछ आपको ये बताना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि आपकी कमजोरियां जो है हम्म। कभी कभी आपको आगे भी ले जा सकती है और आपको पीछे भी ले जा सकती है। सही बात। तो मुझे ये लगता है कि शायद जब मैं 8वीं 9वीं में था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रैमरिंग होता था, मैं बहुत ज़्यादा हकलाता था। तो उसके कारण से समाज, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सबसे मैंने बहुत टीज रहा हूँ। सब लोगों ने बहुत चिढ़ाया भी है, काफ़ी प्रताड़ना टाइप का भी मैंने सहा है उनको। और एक दिन एक कोई बुक मेरे हाथ लगी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, जो लाइन मेरे आज तक स्मृतियों में छपी हुई है कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत है, बस आपको ये जानना है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। सही बात। वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे पलट के उसको कभी नहीं देखा। हर मंच जो एक आपको प्रसिद्धि दे सकता है, उस मंच पे मैं गया। हाँ, बचपन से डांस करने का बहुत शौक था। पैलेस रोड के गणपति पंडाल पहले के टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था, जहाँ पर कवि सम्मेलन, बड़े बड़े सुपरस्टार्स और वो आते थे। तो मेरे बचपन जो है, डांसिंग का करियर मैंने वहां से शुरू किया है। अच्छा। महज 5 साल का था तब से मैंने वो स्टार्ट किया। और मेरे इस एंकरिंग की लाइन में मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ कि हम्म। अ, अगर वो आदेश कर दे कि करना है तो फिर करना है, वो है हम्म। सतीश जी आचार्य। अच्छा। और सतीश जी आचार्य मेरे लिए पिता हैं, एक तरीके से मैं कहता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। उनके हम्म। घर की कोई एक शादी थी, उन्होंने कहा कि धनराज एक काम करो, तुम बोलते अच्छा हो। मैंने कहा मैं थोड़ा बीच में रुक भी जाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये घर का इवेंट है, आप करो एक बार। हम्म। तो आई थिंक 2014 और 13 के बीच की बात थी ये। वो आपकी पहली एंकरिंग थी? जी, वो मेरी पहली एंकरिंग थी। मेरे को आज भी याद है, मेरे को कुछ 2100 रुपये मिले थे वहां से, अच्छा। और उसमें से कुछ पैसे आज भी बचा के रखे मैंने। क्या बात। बाकी छोटे मोटे मंच पे एक चीज मैं सीख गया हूँ कि जब तक आप खुद पे हंसना नहीं सीखेंगे, सही बात है। तब तक लोगों को आप हंसा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये इस दुनिया की विडंबना है कि लोग आपको हंसता हुआ बहुत कम देखना चाहते हैं। सही बात है। सो यही है। तो पहली बड़ी एंकरिंग कौन सी की आपने, कहाँ की, कैसे पहली बड़ी कैसे मिला? एंकरिंग जो मुझे एक मौका मिला, वो मेरे एक फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे कहा कि धनराज, एक इवेंट है, एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, आप ट्राई करो, एक बार कोशिश करो। क्योंकि पहले के टाइम क्या था, इतने स्मार्टफोन थे नहीं। सही बात है। इवेंट पहले भी बहुत सारे किए, काफी लोगों के साथ किए, पर तब मुझे इतना पता नहीं था कि भाई मंच को कैसे संभालना है। बट मेरी लाइफ का, जिंदगी का जो पहला बड़ा इवेंट था, वो मामे खान साहब है, उनके साथ। और एक अपने घूमर गाना जिन्होंने गाया है, मैं उनका हाँ। नाम भूल गया हूँ, मैं स्किप कर गया हूँ मैं। उनके साथ मेरे को एक पहला मंच मिला। मेरे को उसके बाद काफ़ी टीवी एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो ये सब चीज़ें वहाँ से शुरुआत चलती गई। तो ये एंकरिंग आपने मतलब फिर अपने आप को इसमें सीखा, जी 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 कैसे इसको पारंगत जी। किया अपने देखिए, आप को? कोई भी हमारे जो गुरु है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि देखिए, मंच और माइक, ये किसी का मोहताज नहीं। जिसके हाथ में आया वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, सही बात है। पर सही वक्त पे, सही जगह पे और सही इंसान के लिए क्या बोलना है, वो आना सबसे बड़ी कला सबसे है। बड़ी बात। और दूसरा, आपकी वोकैबलरी, वोकैबुलरी। आपका जो उच्चारण है, आपके शब्दकोश में इतने, आपके जो शब्दकोश का जो खजाना है, जो हम्म। पिटारा है, उसमें उतने शब्द होने चाहिए
कि आप किसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ। सही बात। क्योंकि हो सकता है कभी कभार ये भी रहता है, एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, हम्म। आपने बहुत अच्छी एंकरिंग की है, पर उसके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं, उसको संतुष्टि सही नहीं बात। मिलती कि उसने यार वो चीज नहीं बोली जो मैं सुनना चाहता मैं हूँ। सुनना तो यही चीज है कि आप जब तक किसी भी कार्यक्रम के लिए पहले से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको पहले से ब्रीफिंग लेनी पड़ेगी, और ये एक दिन का काम नहीं है। चाहता, एक दिन का। तो ये चीजें करते हुए आप सीखते सीखते जो है वो आज करने लगे हैं बड़े जी हाँ। बड़े कार्यक्रम। जी जी जी। तो कौन कौन से ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज के कार्यक्रम आपने किए हैं अब तक, और कितने कार्यक्रम कर जी चुके हैं? मैं वैसे एक्चुअली नाम तो बहुत सारे हैं, पर अभी रिसेंटली यहाँ पर हेमंत जी चौहान आए थे जो पद्मश्री हैं, और भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा जो ये अवार्ड है, और वो मेरे बचपन के हीरो भी रहे, हम्म। क्योंकि जिनसे अध्यात्म के चीजें सीखी, जिससे माँ अम्बे के गरबे सुने हमने, और सुर मंदिर की कैसेट आज भी हमने एक बिल्कुल सही याद के बात। तौर पे रख रखी है हमने। हम्म। सो जब वो सामने थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे अपने आप, पता नहीं क्यों। सही बात है। क्योंकि जब आपके जिंदगी के सुपर हीरो आपके सामने खड़े हो और आप मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल बिल्कुल। पाते। क्योंकि मैं भी उनसे मिला हूँ, और हमने बीबीसी राजस्थान के लिए विशेष भेंटवार्ता की जी। उनसे। जब हम पहली बार हम सामने गए, तो मेरी भी वही कंडीशन थी जो आपकी पाठक जी आप आप बता रहे मानेंगे हैं। नहीं, इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सही बात है। कमाल की शख्सियत है, बहुत विनम्र आदमी है, बहुत बहुत विनम्र आदमी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र हो जाता है। विनम्र हो और जाता ये विनम्रता हर किसी में नहीं होती। है। नहीं आती, नहीं हर आती, किसी में नहीं बहुत होती। मुश्किल। महानता जो है ना, जी वो कुछ व्यक्ति बड़े तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन जी महानता जो है वो कुछ व्यक्तियों में ही आ पाती है, जो डाउन टू जी अर्थ होते हैं, जी। बहुत विनम्र होते हैं। तो अभी आगे क्या प्लान है आपके, अभी क्या आगे चाह रहे हैं? प्लान्स ये हैं कि मैं काफी सारे, जैसे एक हीरो कंपनी के लिए मैं अपना वॉइस ओवर भी दे चुका हूँ, अच्छा। और वीवो के जो डीलर सबमिट्स होते हैं वो भी मैं करता हूँ। तो कॉर्पोरेट इवेंट भी हो चलते हैं, प्रोफेशनल इवेंट भी चलते हैं, एक पब्लिक इवेंट भी चलते हैं, और आध्यात्मिक जो अपने यहाँ इवेंट होते हैं, धार्मिक इवेंट होते हैं, अच्छा। उसमें मैं हमेशा ये चलता रहता है। और आगे आगामी जो ये है, अभी वेडिंग्स आ रहे हैं, तो वेडिंग्स आप मान के चलिए कि मार्च 2025 तक ऑलमोस्ट सारी बुकिंग है मेरे हम्म। पास। अच्छा। पर उसमें ये रहता है कि कैसे ड्रेस को डिजाइन करना, हर बार कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आप सेम चीज हर जगह हर जगह डिलीवर यूज नहीं नहीं कर कर सकते सकते। आप, और सोचना बहुत पड़ता है, कपड़ों पे एक्सपेंसेस होते हैं, लोगों को ये लगता है, जब लोग हमें कॉल करते हैं कि सर हम्म। हमें बुक करना आपको, आपकी फीस क्या है, और फीस सुनते हैं वो कहते हैं अरे इतनी फीस में तो दो एंकर्स आ जाएंगे। हम्म। तो मैं एक बार बांसवाड़ा की सभी हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं बांसवाड़ा वासी, उनसे निवेदन करता हूँ, आर्टिस्ट जो है वो जब ये लाइन चुनता है, उसे नहीं पता है कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है, क्या उसे स्वर्ग मिलेगा, उसे नर्क मिलेगा, क्या मिलेगा उसे नहीं पता। और जब वो मंच पे होता है तो अपनी जिंदगी की हर वो चीज भूल जाता है जो उसे दुख देती है। सही बात। मैं मेरी जिंदगी का एक सबसे डार्क किस्सा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से ये मैं पहली बार यहाँ भी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 2018 की बात बता रहा हूँ। मैं उड़ीसा शो करने गया था। मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा काम देख के मुझे वहाँ मैंने कॉल किया था, और उड़ीसा 2 से 3 बार मैं जा चुका हूँ। बैंगलोर, इंदौर, वडोदरा, ये सब मेरे शोज किए। तो उड़ीसा में जिस दिन मेरा शो था 31st के टाइम में, तो चलते शो में मैं 10,000 का क्राउड था, उनको एंटरटेन करना था, हम वो सब चीज़ चल रही थी, और बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था, मैं अच्छा। उठा नहीं पा रहा था। तो फिर मेरे को लगा कुछ तो सीरियस होगा, क्योंकि 4-5 फ़ोन और आने लगे। हम्म। मैंने फ़ोन उठाया, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो मासी है, कच्छ में रहते हैं, अच्छा। उनका पूरा परिवार कहीं मन्नत छोड़ने जा रहा था मंदिर में, अच्छा। और वो मलमास था। हम्म। तो 2 ट्रकों के बीच में वो पूरी की पूरी गाड़ी आ गई थी। अरे बाप मेरी मासी को धक्का लगा, वो बाहर निकल गए, उनकी 2 बेटियां, रे। हम्म। उनकी 2 ननद, उनका एक देवर, ऐसे करके 10 लोगों की लाश एक ही घर से अच्छा। निकली। और जैसे मैंने सुना, तो मेरे हाथ और सब पैर बहुत कांपने लग गए। हम्म। फोन अचानक से गिर गया, और आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि उसमें जो मेरी मासी की एक लड़की थी, मोनिका, एक्चुअली उसने बोला था कि भैया मेरी शादी तू ही करवाए। हाँ। तो एक मेरा इमोशन, और उस वक्त कंडीशन ये थी कि मैं लोगों के फोन टाइम पे उठाता नहीं था, सही जो बात। मेरी सबसे बड़ी गलती रही। तो एक मलाल रह गया दिल में कि अगर काश उनके फोन उठा लेता। हाँ क्या। ये उस दिन जो इवेंट किया, हम्म। आंसुओं को साइड में रख के, दिल में बहुत सारा गम लेके,
4 से 5 हज़ार से लोग जितने भी वहाँ थे उन सबको हंसाया, सबके साथ नाचा। और बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल क्योंकि कहा भी जाता है ना कि आप कलाकार हैं तो फिर जब आप मंच पर हैं या अपने काम पर हैं तो फिर सारे दुख, सारे विषाद, सारी पर्सनल चीजें साइड में रख करके आते हैं और शो मस्ट गो है। ऑन, शो मस्ट गो ऑन, ये एग्जैक्टली। कहा जाता है। ट्रू। तो वहां पे फिर जो है वो जो है वो तो करना ही है। तो बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा किया, और ये जो परिवार के साथ आपके हादसा हुआ उसके लिए हम भी दुख फील करते हैं। जो नए लोग जो आ रहे हैं एंकरिंग में, या नए बच्चे जो आ सॉरी। रहे हैं जो एंकरिंग को अपना पैशन या अपना पेशा बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंकरिंग का काम है, जो संचालन करने का काम है, सरस्वती माँ की कृपा है एक तरीके से। आप 140 करोड़ की जनता में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मंच पे हजारों लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एड्रेस करते हैं। सबके बस का नहीं, पर जो लोग इसमें आ रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, या आपको, क्योंकि दुनिया तो भगवान राम से भी परेशान है। सही बात। और जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहता है, उसे एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी नीति और नीयत दोनों साफ रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये एक दिन का काम नहीं है। आपको रोज नई तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने अटायर पे, अपने ड्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी वोकेबलरी पे ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने गले का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा रोज का एक पैटर्न फिक्स कर रखा है। मैं रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के रियाज करता हूँ। अच्छा। आवाज वोकल क्लीन जब तक नहीं होगा। और बहुत सारी इसकी एक्सरसाइजेस भी हैं, आप कर हाँ। सकते हैं। बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर वागड़ के अंदर क्या है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर शब्दों को जो है तोड़ के बोला तोड़ जाता के है, बोला या जाता श को स बोला जाएगा। कहीं बहुत सी ऐसी जगह, और जब एक संचालन करता मंच पे होता है, है। तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सही बात। तो दोस्तों, धनराज राजौरा हमारे साथ बने हुए हैं और आप देख रहे हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके जीवन के बारे में। और अभी जैसा कि उन्होंने बताया, जो नए बच्चे या नए लोग इस पैशन में आना चाहते हैं, इस पेशे में आना चाहते हैं और एंकरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो धनराज जी, आखिरी सवाल आपसे है कि अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की ये प्लानिंग है कि मैं अभी प्रयास ये कर रहा हूँ कि विश्व पटल पे, भारत में, वागड़ का नाम मेरे को आगे ले जाना है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के एक बहुत प्यारा एक मैसेज यहाँ से मैं देना चाहता हूँ कि आप वागड़ के सभी लोग बहुत प्यारे हैं। मैं जब भी किसी बड़े इवेंट में होता हूँ, पूरा वागड़, जो वागड़ के लोग होते हैं, माता बहनें भाई, सभी लोग आते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और आपके इस प्यार का जो कर्ज है मुझ पे, बहुत अभी सच में बहुत इतना सारा कर्ज है कि वो मैं नहीं चुका सकता। ये प्यार ही है आपका जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। और मैं कोशिश करूंगा कि वागड़ के इस सीन को, जो कहते हैं सिटी ऑफ 100 आइलैंड, इसे मैं उस जगह पे बताना चाहता हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके दिमाग में ये थॉट है कि बांसवाड़ा मतलब एक ऐसा ट्राइबल एरिया जहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। और जो हमारे साउथ के दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, वो कहते हैं कि आप रेगिस्तान में रहते होंगे, आप तो ऊँट लेके पानी ले जाते होंगे। सही बात है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप एक बार बांसवाड़ा भी विजिट करें। बांसवाड़ा बड़ी कमाल की जगह है, खूबसूरत जगह है। एहसास का पल आपको यहाँ हर पल मिलेगा। बस यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ में धनराज राजौरा, माफ कीजिएगा, जो बांसवाड़ा के बेटे, जो आज एंकरिंग के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा नाम बना रहे हैं। और ऐसी ही और भी प्रतिभाएं बांसवाड़ा में हैं जो आज देश विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम उनको भी लेकर आएंगे अपने स्टूडियो में, उनसे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ में धनराज राजौरा, जिनसे हम बात कर रहे थे और जान रहे थे उनकी जिंदगी के सफर के बारे में। बांसवाड़ा के बेटे जो आज पूरे देश में अपना नाम कमा रहे हैं, एंकरिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं। और बांसवाड़ा की ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो देश विदेश में आज अपना नाम कमा रही हैं और बांसवाड़ा का नाम रोशन कर रही है। हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रतिभाओं को लेकर के आएंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे आने वाली पीढ़ी या जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनसे वो भी जानेंगे। तो धनराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मैं बीबीसी राजस्थान की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली पाठक जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक बीबीसी राजस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ के टैलेंट को वो जगह दे रहा है जो शायद जिस जगह की जरूरत अभी सब आर्टिस्टों को है।
और ये जो आपका एक प्रयास है बड़ा ही कमाल का है, बेमिसाल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ आनंद वहाँ धनराज, ये मैंने अपनी टैगलाइन बना रखी है। बट आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अब जहाँ भी इवेंट्स होंगे वहाँ बीबीसी राजस्थान आपको लाइव मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल 1 और 2 पे, गोल्डी के वन पे। वन पे, यस, गोल्डी वन के चैनल पे भी आप लोग इसको लाइव देख सकते हैं। जो भी इवेंट्स होते हैं पूरी न्यूज व्यूज सब चीजें आप देख सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।